हेलो दोस्तों। आज हम अपनी किताब भारतीय आर्थिक विकास का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम ये बात करेंगे कि किस तरह की हमारी आर्थिक स्थिति थी जब हम आज़ाद हुए थे। हम ये भी बात करेंगे कि देश की आज़ादी के समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी संरचना क्या थी। संरचना का क्या मतलब होता है? संरचना का मतलब होता है कि वो बनी कैसे है, उसमें कौन सा हिस्सा कैसा है, कौन सा हिस्सा कैसा है। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख हिस्से माने जाते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने पहले भी थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा हुआ है छोटी कक्षाओं में। तो आपको पता है कि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय परिवेश में। ऐसे ही साथ में हम लोग दूसरे को जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर आप निर्माण होता है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा खंड होता है सेवाएं। सेवाओं में क्या आता है? जैसे होटल्स हैं, बैंक है, इनका कितना महत्व है। तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें किस क्षेत्र से कितना उत्पादन हो रहा है और किस क्षेत्र में कितने काम करने वाले लोग हैं, इन सबको मिलाकर के बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना। और संरचना में एक बात याद रखिएगा कि हर जगह पर इतिहास का बहुत महत्व होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आजादी के पहले की जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना एक ही दिन में बदल जाए, है ना। तो जो आज की हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है उसमें आजादी और आजादी के पहले के जो भी फैक्टर्स थे। अब आजादी के पहले कौन था? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था और लगभग 200 साल तक, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से 1947 तक हमारा देश गुलाम रहा। हालांकि धीरे धीरे उनका क्षेत्र बढ़ता चला गया, पहले तो सिर्फ बंगाल था उनके पास। लेकिन जो विषय है वो ये है कि उन लोगों की नीतियां कैसी रही हमारे देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। हम इसी की बात करेंगे इस अध्याय में। और ये जो हमारा पहला सेक्शन है इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। दोनों चैप्टर्स में हम क्या बात करते हैं? पहली बात तो मैंने बता दी कि आजादी के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति थी, और दूसरे केस में हम इसकी बात करते हैं कि उसके बाद हमारे देश में एक तरह का सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि समाजवाद पर आधारित एक मॉडल लगाने की कोशिश की गई थी, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे। फिर हमारे यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो सारी चीजें जिससे हमारे देश की जो विकास दर थी वो काफी धीरे रही, और उसके क्या क्या कारण थे, हम इन सारी चीजों को इन दोनों चैप्टर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे बड़ा पैटर्न देखा गया अंग्रेजों का भारत में आने के बाद आर्थिक स्थिति से, और वो ये था कि वो जो भी काम करते थे, वो जो भी आर्थिक नीतियां बनाते थे, उनका उद्देश्य उनके अपने देश यानी कि इंग्लैंड को बहुत ज्यादा मजबूती देना था, और साथ में भारत की आर्थिक व्यवस्था से उनको कोई लेना देना नहीं था। और इसी वजह से इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों ने भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी इसका कोई आकलन करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो ये करते तो उनकी पोल खुल जाती। अरे भाई, उन्होंने तो लूट मचा रखी थी यहाँ पर, और जो वो लूट मची हुई थी, अगर वो आकलन करके बताते कि देखिए भारत में प्रति व्यक्ति की आय इतनी कम है या इतनी कम विकास दर से बढ़ी है, तो इसमें उन्हीं की पूरे दुनिया में सब लोग उनकी बुराई करना स्टार्ट कर देते और उन्हीं को बुरा लगता। और इस वजह से अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर इतने दिन राज किया। 1881 के बाद से तो बहुत अच्छे से जनगणना की गई, लेकिन आर्थिक स्थिति पर जब बात आती थी तो वो लोग पीछे हट जाते थे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे का विकास किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, यहाँ तक कि जो आज का हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो भी अंग्रेजों के समय पर ही बना था। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे भारतीयों का जो शोषण किया गया था, भारतीयों के पैसों को किस तरह से अंग्रेज यहाँ से इंग्लैंड ले जाया करते थे, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती हैं जब हम उस समय की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। और एक और बात जो समझ में आती है, उस समय के इंडियन कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उनमें एक हमारे बहुत ही महान नेता दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने भी आर्थिक स्थिति से भारत के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास दर, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की भी कोशिश की थी। हालांकि उनके आकलन और उसको छोड़ करके बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो आकलन है उनको लेकर के काफी ज्यादा एक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारे लोग एक जैसा नहीं मानते हैं। लेकिन एक वीके राव नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उनकी गणना को काफी ठीक माना जाता है। और उन सभी गणनाओं में जो बात निकल के आती है वो अंग्रेजी शासन की भारत में पोल खोल के रख देती है। जो उनका उपनिवेशवाद था वो कितना ज्यादा खतरनाक रहा है भारत के लिए, आप ऐसे समझिए कि 20वीं शताब्दी के जो पहले के 50 वर्ष थे, मतलब 1900 से लेकर के 1950 के बीच का जो समय था, उसमें भारत की जो विकास दर थी ना, जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है प्रति वर्ष। समझिए 2% की। अभी थोड़े दिन पहले हमारा देश है वो लगभग 8% से भी बढ़ रहा था, और उस समय लगातार सिर्फ 2% की वृद्धि होती रही। और उसमें भी आप ये समझिए कि जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो जो 2% की वृद्धि थी, अगर हम उसको प्रति व्यक्ति में कर दें, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई, देखिए जीडीपी बढ़ गई, ठीक, लेकिन साथ में सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, और इस वजह से जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी वो लगभग लगभग आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी है। सोचिए, इतनी बुरी स्थिति में अंग्रेज हमें आज से छोड़ करके गए थे।
उस समय का कैसा परिवेश था, कृषि कैसी थी, हम इन सारी चीज़ों पर आगे बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में ज़्यादातर लोग उस समय पर भी कृषि में ही संलग्न थे। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सूती उद्योग और जो हमारा सिल्क होता है ना, जिसको असम में बहुत अच्छे से सिल्क का वॉर्म होता है, सिल्क का एक कीड़ा होता है, वो बनाता है, इन पर बहुत अच्छा काम होता था। और एक तरह का मसलन जो है वो बंगाल में और पश्चिम बंगाल में, और आज जो बांग्लादेश बन गया है, वहाँ का मसलन पूरी दुनिया में बहुत फेमस था। और वो इसलिए फेमस था क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल होता था, जो हमारा कच्चा माल होता था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हमारे कारीगर हुआ करते थे। तो इन सारे कारणों की वजह से ऐसा नहीं था, खेती में ज़्यादातर लोग तो थे, लेकिन खेती छोड़ करके जो बाकी उद्योग था, उद्योग में भी बहुत अच्छी इंडिया की इमेज थी। इंडिया से जो निर्यात होता था वो पूरी दुनिया में हाथों हाथ बिक जाया करता था। हमारे देश से अरब जाता था सामान और अरब से यूरोप भी जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सूती में काम किया और हथकरघा में काम किया, धातु में बहुत अच्छा काम करते थे। जो मेटल्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम करते थे हमारे कारीगर। और एक और चीज़ है, अभी आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मुरादाबाद और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर अभी भी आपको हाथों की नक्काशी इतनी अच्छी देखने को मिलेगी कि लोग उस पर अचरज करते हैं। और आज के टाइम पर भी ई कॉमर्स के ज़माने में बहुत सारे लोग मुरादाबाद से वो सामान विदेशों में भेजते हैं और विदेशों में उनकी मांग है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो कारीगर थे वो इतने ज़्यादा निपुण थे अपने काम में। और इन सारी इंडस्ट्रीज़ को अंग्रेजों के आने के बाद से तबाही हो गई थी। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में पहले तो बहुत बड़ा शहर बन गया था। देखिए, शहर और गांव में क्या अंतर होता है। गांव में ऐसा होता है कि गांव में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सारे लोग हर तरह का काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान है वो सिर्फ एक काम कर रहा है, और गांव की जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो बहुत लिमिटेड होती हैं। गांव में आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन शहर उसी को कहा जाता है जहां पर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब मुख्य आर्थिक काम खेती ना हो। खेती को छोड़ करके बाकी जैसे काम है, उद्योग है, सेवाएं हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे जब बहुत सारे काम होते हैं उसी को हम शहर बोलते हैं। अंग्रेजों के समय पर ढाका बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अंग्रेजों के रहते हुए उन्होंने इस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई थी कि शहर उजड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि लोगों के पास शहर में काम नहीं रह गया था। और उसका कारण ऐसा था कि जो लोग भी सूती में काम करते थे, कपड़े का उद्योग क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि इंडिया से कच्चा सूती, जो कच्चा कपास है, रुई का, वो सारा ले जाते थे अंग्रेज अपने देश में, और वहाँ के मिल्स में काम होने लगा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हो चुका था, वहाँ पर उद्योग की क्रांति आ चुकी थी, और वो अपने देश में कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ से बना बनाया माल हमारे देश में भेजते थे। तो हमारे देश के जो भी कारीगर थे बेचारे, वो उन मशीनों से compete भी कर सकते थे, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों ने हमारे देश के कारीगरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और उसके बाद से शहर के शहर छोटे होते चले गए। और इसी वजह से आपको याद होगा, जब महात्मा गांधी हमारे देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो कई बार विदेश से बनकर जो कपड़ा आता था उसको जलाने का जगह जगह पर होलिका लगाई जाती थी। लोग अलग अलग जगह पर कपड़े जलाया करते थे। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों का रोजगार छीन लिया गया, लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही खराब होती चली गई। जबकि अंग्रेजों के पहले के भारत में उद्योग में भी भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया करता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।